नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और शुभाशीष आप सभी को। सोमवीर सिंह एक बार पुनः आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज से बच्चों आप लोगों के लिए मैं 12th क्लास का जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसको कंप्लीट कराने जा रहा हूं। प्रारंभ हो रहा है आज से मेरा पहला चैप्टर जिसका नाम है अवयव मैट्रिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। साथियों, आज से मैं जो क्लास प्रारंभ कर रहा हूं उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लेके चलूंगा, मैं आरडी शर्मा के भी क्वेश्चन लेके चलूंगा और आपका जो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पुस्तक का भी मैं कंप्लीट समावेशन आप सभी के लिए लेकर के चलूंगा। साथियों, तो आइए ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आऊँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। आइए साथियों, तो सबसे पहला बात तो होती है कि मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, एक बात और आप सभी से कहना चाहूँगा बच्चों कि जो भी आप सभी के साथी हैं, घर पर हैं और 12th क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी से ही गुजारिश रहेगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और उन सभी बच्चों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिएगा जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं। और अपना ये जो हमारा कोविड-19 के कारण जो कोरोना वायरस है उसके कारण जो हमारा समय व्यर्थ में हो रहा है उसका पूरी तरीके से हम सदुपयोग कर सकें। तो आइए सीधे टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा आज का मैट्रिक्स, जिसे हम अवयव कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है कि ये अवयव क्या होता है। साथियों देखो, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। तो ए रेक्टेंगुलर शेप, एक आयताकार शेप जिसके अंदर अवयव स्थित हो, जैसे मैंने बनाया, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इट इज ए रेक्टेंगुलर शेप। कैसा है ये? आयताकार शेप है और इसमें पंक्तियां होंगी, पंक्तियों के साथ साथ स्तंभ भी होंगे। क्या होंगे? स्तंभ। तो पंक्तियों को हम n से डिनोट करेंगे और स्तंभों को हम n से डिनोट करेंगे। तो ये m/n अर्थात m क्रॉस n का एक अवयव बनके तैयार हो जाता है। साथियों, तो कहने का तात्पर्य है कि अवयवों को किसी भी आयताकार आकृति में, मैं मेंशन कर दे रहा हूं, द एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर शेप इज नोन एज मैट्रिक्स। अर्थात हिंदी में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हिंदी में समझ लें, यदि अवयवों को m क्रॉस n की आकृति में किसी आयताकार आकृति में सुव्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित अवयव कहलाता है। अवयव कहलाता है। देखो, जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूं कृपया इन बिंदुओं को नोट अवश्य करते जाएं जिससे आपका नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अवयवों को यदि किसी भी आकृति, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और मैंने लिख दिया इधर x y z, तो ये जो अवयव हैं इनको मैंने एक आयताकार आकृति में बंद कर दिया है। तो ये क्या कहलाएगा साथियों? इसे मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। देखो, मैट्रिक्स जो होता है उसमें वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं और काल्पनिक संख्याएं जिनको हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं उनको भी सुव्यवस्थित तंग से रखा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा 2i, i -4i, 3 2 6, मैंने लिखा 2 + i, 2 - i और 3। इस प्रकार भी अगर मैं लिखूंगा तो इट इज आल्सो नोन एज मैट्रिक्स, अर्थात इसको भी हम क्या कहते हैं? अवयव के रूप में जानते हैं।
तो सर्वप्रथम मैंने जो परिभाषा बताया वो आपके दिमाग में आ चुका होगा, अर्थात अवयवों को आयताकार आकृति में सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करना ही अवयव कहलाता है। अब बात करते हैं साथियों कि अवयव जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। आपने यदि इसको नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, जो बिंदु बार मैं बता रहा हूं उनको कृपया नोट अवश्य करते चलें आप। अब बात करते हैं कि अवयवों के प्रकार क्या होते हैं या कितने प्रकार का अवयव होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइप है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है पंक्ति अवयव। क्या है? पंक्ति अवयव। अब नाम से पता चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर पंक्ति के अंदर अवयवों को व्यवस्थित करना, ए बी सी डी, मैंने केवल एक पंक्ति में अवयवों को रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा? पंक्ति अवयव। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? यदि अवयवों को किसी एक पंक्ति के अंदर रख दिया जाए तो वह पंक्ति अवयव कहलाता है। द एलिमेंट्स इन ए रो नोन एज रो मैट्रिक्स। नाउ सेकेंड टाइप इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम को हम स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? स्तंभ अवयव के नाम से भी जानते हैं। अब स्तंभ का मतलब है कि वर्टिकल, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, मतलब एक पर्टिकुलर अगर स्तंभ में अवयवों को सुव्यवस्थित कर दिया जाए तो वह जो अवयव है वो कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हम, तीसरा बिंदु है हमारा आयताकार अवयव, जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसे कहते हैं आयताकार अवयव। अब आयताकार का मतलब एक आयत के आकार का हो, जैसे 1 2 3 4 2 5 2 4 5 से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक आयताकार अवयव है। देखो, आयत दो प्रकार का भी हो सकता है। एक होता है क्षैतिज आयताकार और एक होता है ऊर्ध्वाधर आयताकार। ऊर्ध्वाधर का मतलब है उसमें जो वर्ड कॉलम है, कॉलमों की संख्या कम हो जाती है और पंक्तियों की संख्या अधिक हो जाती है। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है इसमें कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और ये चार कॉलम। पंक्तियां कितनी? एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। तो हमारी रो है इसमें केवल दो, और कॉलम है हमारा C1 C2 C3 और ये C4। अब यदि हम कहें कि इसमें कुल कितने अवयव हैं तो हमें काउंटिंग से 8 अवयव दिखाई दे रहे हैं। तो हमने आपको बताया M क्रॉस N, M का मतलब दो पंक्तियां हैं और कॉलम कितने? 4। तो 2 × 4 = 8 एलिमेंट्स। तो यही इसकी कैलकुलेट होती है, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। तो मुझे उम्मीद है पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव और आयताकार अवयव आपके समझ में आ गए होंगे। अगला हम टाइप लेकर के चलते हैं साथियों। बच्चों, जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, और जो भी अपने मित्र हैं उन सभी मित्रों तक इन वीडियोज़ को अवश्य पहुंचाएं, जिससे वो बच्चे अपने घर पर प्रिपरेशन कर सकें। लगातार जो हमारा ये समय व्यर्थ में जा रहा है इसका सदुपयोग प्रॉपर तरीके से कर सकें। नेक्स्ट बच्चों, चौथा नंबर है हमारा नल मैट्रिक्स। नल का मतलब होता है साथियों शून्य अवयव। तो शून्य अवयव का मतलब है एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो। कैसे हो? शून्य हो, चाहे वो 2/2 का हो, चाहे वो 3/3 का हो। ये जो अवयव दिखाई दे रहा है, ऐसे अवयव जिनमें सभी अवयव शून्य हो तो वो शून्य अवयव के रूप में जाना जाता है। पांचवा बिंदु आता है साथियों स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है वर्ग अवयव। अब देखो नाम से पता चला वर्ग या तो 2/2 का होगा या 3/3 का। जैसे
यही मैंने ले लिया 1 2 3 4। ये साथियों 2x2 का मैट्रिक्स हो गया, अर्थात ये वर्ग अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव। अर्थात एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियां और कॉलम बराबर हों उसे हम वर्ग अवयव की संज्ञा देते हैं। दूसरा मैंने बनाया 3 4 5 1 2 3 6 7 8। तो ये हमारा 3 पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बिंदु आता है साथियों हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है इकाई अवयव। इकाई अवयव का मतलब होता है कि ऐसा अवयव जिसका विकर्णवत जो है अवयव वो एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक। तो ये क्या है? इकाई अवयव है। अब जैसे मैंने अगला ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या है? देखो जो विकर्ण है वो सिंगल 1 1 1। अगर यहाँ 2 2 2 हो जाएगा तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैंने कहा इकाई यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर केवल एक हो। क्या हो? केवल एक हो, तो वह इकाई अवयव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट साथियों आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है अदिश अवयव। देखो आज का जो मेरा जो क्लास है वो केवल और केवल अवयव का परिचय कराना है। कल से मैं क्वेश्चनों को लेकर के चलूंगा, तो परिचय कराना है। दैट मीन्स ये आपको टाइप आना बहुत जरूरी है, जिससे आप अवयव के बारे में जानकारी थोड़ा सा रखें। आगे भविष्य में ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो अदिश अवयव का मतलब मैंने अभी बताया कि ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर एक को छोड़ करके कोई समान अवयव हो। जैसे यहाँ 2 2 है, अगर मैं बनाना चाहूँ जैसे 4 0 0 0 4 0 0 0 4, अर्थात विकर्ण पर एक को छोड़ करके कोई भी समान अवयव हो, तो ऐसे अवयव को हम अदिश अवयव के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है ये जो मैंने अभी टाइप आपको बताए हैं पूरी तरीके से आपके समझ में आ चुके होंगे। और अगले टाइप की ओर चलते हैं, इनको आप चाहो तो नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट टाइप पर आइए साथियों। 8वां जो बिंदु है हमारा वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस समय बच्चों बहुत ही व्यवधान का समय है। कृपया आप सभी से गुजारिश रहेगी ज़्यादा बाहर न घूमें, अपने घरों पर ही रहें, सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कल मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, मैगजीन में एक बेंगलोर का एक छोटा सा बालक है, उसने कहा है कि जो कोरोना वायरस है, वायरस और मानव के बीच की बहुत बड़ी लड़ाई है। और उसमें स्पष्ट दिया है, उसने ज्योतिष विज्ञान से पता किया है कि विश्व की लगभग 80% आबादी इस बीमारी से प्रताड़ित हो जाएगी साथियों, और उसमें से लगभग 20% आबादी मौत के मुंह में चली जाएगी। तो मैं आप सभी से पुनः गुजारिश करूंगा बच्चों, हम परिश्रम कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपनी एक उम्मीदों के लिए, जिससे हम आगे चल करके कुछ तैयारी करके भविष्य को बना सकें। तो मेरा आप सभी से पुनः गुजारिश है, कृपया घरों पर रहें, बाहर ज़्यादा न जाएं। बहुत ही कोई अति आवश्यक कार्य हो तो बाहर निकलें, अदरवाइज बाहर न जाएं साथियों। क्योंकि ये जो व्यवधान जो चल रहा है पता नहीं कब कितने लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि आप पर डे देखते होंगे जो मौतों का संख्या है वो करीबन 50,000 30,000 के लमसम पहुंच जाता है विश्व में, और भारत में भी मौतें बहुत हो रही हैं। डेली संक्रमण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वर्तमान में लगभग 23 लाख का आंकड़ा पहुंच चुका है विश्व में। तो गुजारिश है आपसे कि अपने घरों पर ही रहें और सुरक्षित बने रहेंगे। तो आइए 8वां जो हमारा टाइप है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर का मतलब होता है त्रिभुजीय अवयव। त्रिभुजीय अवयव अर्थात ऐसा अवयव जो त्रिभुज के आकार का हो। अब देखो हमने अभी बताया आपसे कि अवयव का मतलब है अवयवों को आयताकार बॉक्स में सुसंगठित करना।
अवयव कहलाता है। परंतु यहां त्रिभुज की बात हो रही है तो ये भी समझिए। अब ये ट्राइंगुलर जो मैट्रिक्स है इसको दो भागों में कर देते हैं हम विभाजित। एक होता है अपर ट्राइंगुलर और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। दूसरा होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, त्रिभुजीय अवयव, और दूसरा है लोअर का मतलब है निम्न त्रिभुजीय अवयव। अब ये क्या होता है ये भी समझिए आप। ऊपरी त्रिभुजीय का मतलब है जैसे मैंने कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया, ठीक, मैंने लिखा 1 2 3 0 5 6 0 0 7। आपने देखा जो विकर्ण है, विकर्ण से ऊपर तो अवयव हैं, बाकी नीचे जो अवयव हैं वो शून्य है। तो आपने सुना ऊपरी अर्थात ऊपर के अवयव हैं और नीचे के अवयव शून्य हो विकर्ण से नीचे, तो वो अवयव जो होता है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। बात करूं मैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1 0 0 2 3 0 5 6 और 7। आपने देखा इसमें क्या है, जो विकर्ण है विकर्ण से नीचे के अवयव हैं और ऊपर के अवयव शून्य है। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसको निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। पॉइंट को नोट करिएगा, अगला टाइप पर आइएगा। रफ कर रहा हूं साथियों। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो हिंदी में एक को कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव और एक को कहते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। अब ये मैं थोड़ा सा हिंदी में देख लेता हूं। हिंदी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे मैथ में दिक्कत करते हैं। एक मिनट, अभी मैं आपको बता दूं हिंदी में कि इसे क्या कहते हैं। विकर्ण हो गया हमारा, सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं है इसमें। चलो थोड़ा सा इंग्लिश में भी याद रखिएगा। देखो हिंदी में इसको आई थिंक व्युत्क्रमणीय कहते हैं और इसको अव्युत्क्रमणीय कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय और नॉन सिंगुलर मीन्स अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय हिंदी को थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चों। मैं इंग्लिश में ही मैथ पढ़ाता हूं, मैं आपको बताऊं तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है एक अवयव कोई दिया हुआ है, ठीक है, उसका यदि मैं सार्डिक निकालूं, क्या निकालूं, सार्डिक, तो उसका मान यदि शून्य आ जाए, सार्डिक को हल करने पर यदि उसका मान शून्य आ जाए तो इस प्रकार के अवयव को हम सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ए बराबर कोई एक अवयव दिया हुआ है और यदि मैं उसका सार्डिक निकालूं तो उसका मान यदि शून्य न आए तो इस प्रकार के अवयव को मैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की संज्ञा देता हूं, ठीक। अब ये सार्डिक क्या होता है, सार्डिक को मतलब होता है कि अवयवों को पंक्ति और कॉलम में सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करना और उनको डायरेक्ट हल कर लेना। जैसे मैंने लिखा एक अवयव ए बराबर 2 3 4 5। अब मैं इसका सार्डिक लिखूं तो सार्डिक बन जाएगा मेरा 2 3 4 5। इसको डायरेक्ट जब मैं हल करूंगा तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12।
तो 10 में से 12 गया तो माइनस के 2 हो गया, अर्थात इसका मान -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, अर्थात ये कैसा अवयव हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के रूप में जाना जाएगा। ठीक है साथियों, तो दोनों ये टाइप क्लियर हो गए। इसके बाद आता हमारा सममित अवयव, सिमेट्रिक, और एक होता है नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो रफ करता हूं, आइए अगले टाइप पर। सममित असममित से पहले एक मैं और बता दूं आपको, एक होता है परिवर्त अवयव, परिवर्त, जिसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि एक कोई अवयव, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 -3 4 6 7 8 9, ये मैंने लिख दिया। ठीक बच्चों, अब ट्रांसपोज का मतलब होता है कि उसकी पंक्तियों को कॉलम में परिवर्तित करना और कॉलम को पंक्तियों में परिवर्तित कर देना, अर्थात a⁴ तो ये जो पंक्ति है इसको मैं कॉलम में परिवर्तित कर रहा हूं, 1 2 3, इस पंक्ति को -3 4 6 7 8 9 7 8 9, अर्थात जब मैंने परिवर्तित कर दिया तो अगर ये परिवर्तन इसके बराबर है तो कहलाता है ये सममित, और यदि -a के बराबर है तो ये कहलाता है इसको सिमेट्रिक, अर्थात विषम सममित अवयव। तो केवल अभी मैंने आपको बताया ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, रो कन्वर्टेड इन कॉलम एंड कॉलम कन्वर्टेड इन रो, कॉलम कन्वर्टेड इन रो, नोन एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक बच्चों, अब इसके बाद आता हमारा सिमेट्रिक, सममित अवयव, सममित अवयव, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंग्लिश में पढ़ने में बड़ा मजा आता है बच्चों, इंग्लिश में ही मैथ को कवर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, परंतु मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के चल रहा हूं जिससे आपको दिक्कत न हो। सममित अवयव का मतलब होता है कि कोई भी एक अवयव जिसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो वो जो ट्रांसपोज है वो a' या मैं a⁴ कह दूं तो वो पुनः उसी के बराबर आ जाए, अर्थात यदि पंक्तियों को कॉलम में, कॉलम को पंक्तियों में परिवर्तित करने के पश्चात भी जो अवयव वही आ जाए तो इस प्रकार के अवयव को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं a मैंने लिखा a b और c, g h f, g h f। देखो अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, तो जब मैं कन्वर्ट करूंगा a⁴ तो ये बन जाएगा agh, gbf, gbf, hfc, hfc। तो आपने देखा agh वही है, gbf भी वही है, hfc, दैट मीन्स मैंने कन्वर्ट भी किया तो मुझे वही अवयव प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के अवयव को हम सममित अवयव की संज्ञा देते हैं। हम क्या कहते हैं, सममित अवयव, अर्थात मैं यहां बिंदु लिख दे रहा हूं, यदि किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करके वही अवयव प्राप्त हो, वही अवयव प्राप्त हो तो उसे सममित अवयव कहते हैं, सममित अवयव कहते हैं। ठीक बच्चों, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगले टाइप को लेकर के चलता हूं, वो मेरा जो टाइप रहेगा
वो होगा विषम सममित अवयव। नोट करिए फटाफट आप इसको। आइए बिंदु पर, अगले पर। अगर आप प्रॉपर तरीके से बच्चों इसी प्रकार जुड़े रहेंगे तो मुझे उम्मीद है आपका जो सिलेबस है इसी प्रकार मैं कंप्लीट करा दूंगा। बेझिझक आप मस्त होकर के बस पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट है बच्चों विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव जिसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो विषम सममित अवयव का मतलब है मैं किसी अवयव को ट्रांसपोज करूं और वो -a के बराबर आ जाए, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, विषम सममित अवयव की संज्ञा देते हैं। तो यहां तक जो बिंदु मैंने कवर कराए वो आपके समझ में आ चुके होंगे। अब कुछ एक आध टाइप और रह गए हैं, उन टाइपों को भी मैं लेकर के चलता हूं साथियों। एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण अवयव। तो जो अवयव विकर्ण पे हो, मैं लिख दे रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं विकर्ण अवयव, अर्थात ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल विकर्ण पर ही अवयव हो। 0 0 0 0 0 0। तो मतलब जो विकर्ण पर ही अवयव हैं, इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बिंदु क्लियर हो रहा है? देखो अगर यहां पर a तो ये स्केलर मैट्रिक्स, अगर यहां पर 1 1 1 तो ये यूनिट मैट्रिक्स, और यदि अलग डिफरेंट टाइप के अगर एलिमेंट हैं तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है बच्चों। और बीच बीच में जो भी बच्चे आपके मित्र हैं उनको शेयर अवश्य करिएगा, जिससे वो बच्चे लगातार क्लास को पढ़ते रहें, जिससे कभी उन बच्चों को दिक्कत ना आए। इसके बाद हमारा बच्चों टाइप रह गया, यूनिट हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, इसके अलावा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, स्क्यूस मैट्रिक्स हो चुका है। हाँ, कुछ अब मैं कंडीशन आप लोगों को नोट कराने जा रहा हूं, इन कंडीशंस को अवश्य नोट करिए बच्चों। एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अर्थात अवयवों का गुणन कैसे होता है, अवयवों का गुणन। प्रश्न आ जाए कि गुणन के लिए क्या कंडीशन होना आवश्यक है, तो देखो एक बेसिक कंडीशन इसमें नहीं लिखा है, ये तो केवल पुस्तक है कि केवल तैयारी करने के लिए, मतलब ये आपका एयरफोर्स मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एंड एनए, ठीक है बच्चों, आर.एस. अग्रवाल का है, एस चंद। तो ये पुस्तक अच्छा पुस्तक है, आप लोगों के रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उसकी रिवीजन कर ले। तो मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अर्थात किन्हीं दो अवयवों का गुणन कब संभव होता है। तो ध्यान रखिए, संभव जब ही होगा जब ए और बी दो हमारे कोई अवयव हैं, तो ए के कॉलम, अर्थात जैसे मैंने कहा ए के कॉलम अर्थात स्तंभ, ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर हो, बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक बच्चों, मतलब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो भी दो अवयवों का गुणन संभव होता है। जैसे मैंने एक अवयव लिया a बराबर 2 3 4 5, आपने देखा स्तंभ कितने हैं इसमें साथियों, 2, और मैं बढ़ा दे रहा हूं 6 7, चलो ठीक, स्तंभ मैंने 3 बना दिए, इसके कितने बना दिए, 3। इसी प्रकार v मैंने एक अवयव लिया जिसमें पंक्तियां मैंने बना दी a 6 7 2 3 5 6, आपने देखा इसमें पंक्तियां कितनी 1 2 और 3, और इसमें स्तंभ कितने 1
2 और ये 3। तो क्या ये गुणन संभव होगा? कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। तो एक बार गुणन भी चेक कर लेते हैं हम। a इंटू बी, अर्थात a में अभी हमारा 2 3 6 4 5 7, ठीक है साथियों। और b में है हमारा 6 7 2 3 5 और 6। तो अब जब हम गुणन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, गुणन का तरीका होता है, ये है हमारा पंक्ति और ये है हमारा स्तंभ। तो पहले अवयव का पहले के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, ठीक बच्चों, 6 दूनी 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 पंजा 30, समझते जाइए। अब मैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा किया, उसी प्रकार अब पहली पंक्ति का दूसरे के साथ करूंगा। तो 7 दूनी 14, 3 त्रिका 9, 6 नक 36, ठीक बच्चों। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पुनः पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ। तो 4 छिके 24, 5 दूनी 10, 7 पंजा 35। अब इसका इसके साथ करेंगे तो 4 सत्ते 28, 5 तिया 15 और 7 छिके 42। अर्थात बच्चों जो हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हुआ है, इनको ऐड कर लेंगे, अवयवों को जो ऐड कर लेंगे तो हमें एक गुणन का मान प्राप्त हो गया। अर्थात 12 और 6 18 और 30 कितना हो गया बच्चों? 58, सॉरी 48 होगा बच्चों, कितना होगा? 48। 36 और 4 40 50 59 हो जाएगा, कितना होगा बच्चों? 59। ऐसे इसको ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 3 1 4 और 2 6 69। ऐसे 2 5 7 7 और 8 15, कैरी 1, 4 1 5 6 और 2 8, अर्थात ये 85। तो कुल मिलाकर के मैंने अभी बताया नियम कि यदि हमारे स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा तभी गुणन संभव होगा। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आज का टॉपिक बच्चों जो टाइप्स थे आज के वो मैंने करा दिए। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चनों को भी लेकर के चलूंगा और वैसे कुछ प्रॉपर्टी और रह गई, उन प्रॉपर्टियों को भी आज मैं लगभग कंप्लीट कराने के विचार में था। आज साथियों पहला वीडियो है तो मैं ये चाहता हूँ छोटा छोटा बच्चों के समझ में टुकड़े में बनता जाए तो बेहतर रहेगा। कल कुछ टाइपों को लेते हुए कल से मैं क्वेश्चन आप लोगों के प्रारंभ करूंगा बच्चों। और आप सभी से पुनः मेरा बच्चों गुजारिश रहेगा कि जो आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी साथी हैं, उन सभी तक ये प्रश्न पहुंचने चाहिए और बच्चे जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा आज चैनल पर जुड़ जाने चाहिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को हमेशा मेरा शुभ आशीष बना रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।